नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना से जुड़ी खबरों से हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश से दूसरी लहर अब तक गई नहीं है। तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। कोरोना काल में कुंभ किस तरह से सुपर स्प्रेडर साबित हुआ था, ये हम सब ने देखा है। ऐसे में इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी। हाल ही में उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती तादाद और नियमों की अनदेखी के भी कई मामले सामने आए। लोगों ने मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा। ऐसे में संक्रमण के फैलाव पर लगाम के लिए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द नहीं किया है। हाँ, कुछ पाबंदियां जरूर लगा दी हैं और उसके साथ यात्रा को इजाजत दे दी है। हमने पिछले काफी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर छतरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसका हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। सर, यूपी के चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं। अब कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लगाना है। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करें। और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो है वैक्सीन, और ज्यादा से ज्यादा आबादी को जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगा उतना ही अच्छा होगा। देश के कई राज्यों में लेकिन लगातार वैक्सीन की कमी झेली जा रही है और लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि जब तक वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई नहीं जाती, राज्यों की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। वैक्सीन की स्थिति तो कहा जाए कि चिंता का तो विषय है। अब इस पे राज्य सरकार के हाथ से तो बिल्कुल हर चीज़ कोई भी कंट्रोल में तो है नहीं। ये केंद्र सरकार के ही भरोसे हमें भी इंतज़ार करना पड़ता है और बिल्कुल बूंद बूंद करके ना आप जियो ना आप मरो वाली स्थिति है। अब इसके बीच में अब तीसरी लहर की बात आ रही है। कई जगह अब तेजी से बढ़ोतरी भी दिखने को मिल रहा है। पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन लगाने के बाद भी वैक्सीन का क्या औचित्य रह जाएगा, समझ से परे। और महामारी के दौरान देश के कई राज्यों में मौतों के आंकड़े छिपाने या कम दर्शाने के आरोप भी लगे। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भी पुरानी मौतों का आंकड़ा अब सामने आने लगा है और अब कहा जा रहा है कि आंकड़े छिपाए नहीं गए हैं, बल्कि स्टाफ की कमी के कारण गिनती में देरी हुई है। दूसरी लहर की पीक के दौरान जलती चिताओं और सरकारी मौत के आंकड़ों में अंतर की गुत्थी शायद अब सुलझती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीते 57 दिनों में 44,538 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। इनमें से 62% मौतें पुरानी हैं। मौत के आंकड़ों को छुपाने के आरोप के बीच महाराष्ट्र ने 17 मई से आंकड़ों को फिर से दुरुस्त करने का काम शुरू किया था। 17 मई से 31 मई तक 6,207 पुरानी मौतें रिपोर्ट हुई। रोजाना मौतों का आंकड़ा इससे अलग 7,651 रहा। जून महीने में 19,059 पुरानी मौतें तो रोज रिपोर्ट होने वाली मौतों का आंकड़ा 7,542 रहा। और जुलाई में अब तक 12 दिनों में 2,317 पुरानी मौतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, तो 1,762 रोजाना मौतें दर्ज हुई हैं। यानी बीते 57 दिनों में 27,583 पुरानी मौतें तो 16,955 कोविड की रोजाना मौतें दर्ज हुई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र प्रवक्ता का आरोप है कि महाराष्ट्र और देश में रिपोर्ट हो रही मौत के आंकड़ों में 10% गफलत हो सकती है। आंकड़े अगर देखे जाए तो महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे भारत में भी जो आंकड़ों में है उसमें कोई
ज़्यादा बारीकियां देखी नहीं जाती। जो भी ग्रामीण इलाकों से और शहरी इलाकों से भी जो आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, वो दर्ज करने वाले लोगों को लगता है कि शायद ट्रेनिंग नहीं होता है या उसका महत्व उनको समझना नहीं। इसलिए जो भी आंकड़े दर्ज किए जाते हैं उसमें 10% गफला होता है, उसमें ये आंकड़े कम पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी लहर में मामले फरवरी से ही बढ़ने शुरू हुए थे। मौतों का आंकड़ा रोजाना 900 से 1,000 के करीब अप्रैल महीने में दिखने लगा था। आंकड़ों में हो रहा सुधार दूसरी लहर के कहर को और भयानक तरीके से पेश करता है। इधर राज्य की कोविड डेथ ऑडिट कमेटी इन मौतों की स्टडी शुरू कर चुकी है ताकि पहली और दूसरी लहर की मौतों में वायरस के असर को समझा जा सके। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र और केरल में तो मामले बढ़ ही रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो लगातार चिंता पैदा कर रही हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ा हुआ है, 10% से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों को आगाह किया कि वो कोरोना नियंत्रण के लिए सख्ती से काम करें। इसके अलावा हिल स्टेशनों पर सैलानियों की भीड़ के बीच कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस पर भी चिंता जाहिर की है। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। नई दायित्व वाले लोग उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ये एहतियात बरतने को कहा। 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले देश के 58 जिलों में से 37 जिले उत्तर पूर्व के राज्यों में हैं। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को आगाह किया कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वे जरूरी फैसले लें। हाई पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, कोरोना की जांच बढ़ाएं और चिकित्सा का बुनियादी ढांचा मजबूत करें। टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज करें और सार्वजनिक जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं। कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के 37 जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही उत्तर पूर्व में तीसरे कोरोना लहर का खतरा भी। जाहिर है उत्तर पूर्व में कोरोना से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है और अब इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के साथ हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए बड़े फैसलों को जमीन पर सख्ती से लागू करना होगा। दिल्ली से परिमल कुमार और संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात एक मुलाकात की जिसने सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी वीडियो लिंक के जरिए बातचीत में शामिल हुई। पहले कहा गया कि ये मुलाकात पंजाब की कलह को लेकर हुई है, लेकिन एनडीटीवी के पास जानकारी है कि ये बैठक पंजाब और यूपी चुनाव पर नहीं थी। इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बातचीत हुई है। प्रशांत किशोर हाल ही में शरद पवार से कई बार मुलाकात कर चुके हैं और ये अटकलें लगाई गई थी कि क्या अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की कोई रणनीति बन रही है। और अब इस मुलाकात के बाद जो गांधी परिवार से हुई है, ये सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। तो एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ चंद महीनों की दूरी पर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है उत्तर प्रदेश। कांग्रेस पूरी तरह से यूपी चुनाव की तैयारियों में अब जुट रही है। 16 जुलाई को प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश जा रही हैं। खबर है कि वो 3-4 दिन राज्य में रुक सकती हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो दौरा करेंगी और नेताओं के साथ बैठकें भी होंगी। पहले प्रियंका गांधी को यूपी जाना था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अहम बैठकों की वजह से उसे अब बढ़ाकर 16 जुलाई कर दिया गया है।
और पंजाब में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही तनातनी जो है उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नई बात छेड़ दी है। उन्होंने अचानक आम आदमी पार्टी की तारीफ की, ये बताते हुए कि वही पंजाब को लेकर उनके विजन और काम को पहचानती है। दरअसल सिद्धू ने सोशल मीडिया पर आप के सांसद भगवंत मान का जवाब दिया। भगवंत मान ने उन्हें घेरने की कोशिश की थी। सिद्धू ने पलटकर ट्वीट किया कि उनका काम विपक्ष पहचानता है। तो सिद्धू ने क्या ट्वीट किया वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे विरोधी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए मेरे नजरिए और काम को हमेशा मान्यता दी है, चाहे ये 2017 से पहले बेअदबी, ड्रग्स, किसानों का मुद्दा और पंजाब के लोगों द्वारा झेला जा रहा बिजली संकट हो। ये सारे मुद्दे मैंने उठाए, या जैसे आज मैं पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूँ। ये साफ है कि उन्हें पता है पंजाब के लिए असल में कौन लड़ रहा है। इसके बाद वो लिखते हैं कि अगर विपक्ष मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत करता है तो वो भी मेरे जनपक्षीय मुद्दे से भाग नहीं सकता। इसका मतलब है अब वो अपनी किस्मत के भरोसे हैं। और इस सब के बाद सिद्धू ने और एक ट्वीट भी किया। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे विपक्षी और वफादार कांग्रेसी मेरे लिए गाना गा रहे होंगे। अगर तुम आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। नमस्कार, हाजिर हैं एनडीटीवी गूगल की खास पेशकश लेकर जिसका नाम है वैक्सीनेट इंडिया। कोरोना के चलते बच्चों पर भी खासा असर पड़ा। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, घर में बंद होना पड़ा, ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव हुआ वो अलग। ऐसे में उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी प्रभावित हुई है। ऊपर से बच्चों की वैक्सीन न होने के चलते कोरोना हो जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन अब इंतजार खत्म होने ही वाला है, बच्चों की वैक्सीन आने वाली है। लेकिन तब तक कैसे बच्चों को कोरोना के लिए सावधानियां बरती जाएं बच्चों के लिए, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर राजीव सेठ हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि अब बाजार मॉल सब कुछ खुल चुका है, बच्चे भी बाहर जाना चाहते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं। ऐसे में क्या सावधानियां बरती जाएं कोरोना की रोकथाम के लिए बच्चों में खासकर? देखिए, बच्चे बहुत डेलिकेट हैं और सबसे पहले तो वो स्कूल्स में नहीं है जैसे आपने बताया, तो बच्चों पे मानसिक भी बहुत एक तरह से टेंशन है। तो बच्चों को मैं तो ये सोचता हूँ कि मास्क पहन के अगर वो घर के आसपास कोई मैदान है जहां पर कोई और लोग नहीं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है, थोड़े से रनिंग कोई खेल कूद जरूर करवाएं। और पेरेंट्स को जरूरी है कि वो वैक्सीन जरूर ले लें सारी। अभी तक मैं देख रहा हूं कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत है। अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड रहेंगे तो बच्चे भी सेफ रहेंगे। तो ये इन बातों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे चीजें खुलती हैं आपको गवर्नमेंट के कोविड प्रोटोकॉल्स और सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वैक्सीनेशन ले भी लिया है तब भी आपको मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी। अभी हम देख रहे हैं कि लोग छुट्टियों में बाहर भी जा रहे हैं और बहुत सारे हिल स्टेशंस में बहुत सारे लोग कलेक्ट हो गए हैं। तो इन चीजों से वायरस स्प्रेड ही होगा और हमारे थर्ड वेव आने की संभावना है। और कहते हैं थर्ड वेव अगर आएगी तो बच्चों में ज्यादा इन्वॉल्व करेगी। गुड न्यूज यही है कि 2 वैक्सीन्स हैं, एक जायडस कैडिला की और दूसरी कोवैक्सिन की, जिसकी ट्रायल्स बच्चों में चल रही हैं। और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनका डेटा आएगा और बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं 12 साल से लेकिन बड़े 12 से, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। तो इससे बच्चों का भी आगे प्रोटेक्शन होगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे बच्चे जो जिनकी इम्यूनिटी कुछ कम है या वो दूसरे बच्चों से कुछ कमजोर होते हैं, कई बार बचपन में कुछ दिक्कतें होती हैं या सांस लेने जैसी समस्याएं अगर उनको होती है, क्या अगर वो बाहर जाएं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वो घर वापस लौट कर आते हैं तो क्या भाप लेने जैसी चीजें या कुछ और आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों की तो हेल्थ और न्यूट्रिशन की तो चाहे कोविड कोरोना हो या ना हो,
उनकी ख्याल सबसे ज्यादा लगना है। बच्चे ग्रोइंग और डेवलपमेंट फेज में होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको सबसे अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि और भी जो वैक्सीन हैं, रूटीन वैक्सीनेशन भी बच्चों को दिलाती रहनी चाहिए। हमने देखा है कि कोविड के ड्यूरिंग में पेरेंट्स ने पीडियाट्रिक क्लिनिक्स में आना ही बंद कर दिया है। वो इतने डरे हुए हैं कि बच्चों को, और जैसे निमोनिया है, डायरिया है, और तरह तरह के इन्फेक्शंस हैं, टाइफॉइड है, इसकी टीके ही नहीं लग रहे। और कई कई छोटी छोटी जगह तो ऐसा है जो हार्डली 20-30% बच्चों को पूरी मात्रा में टीके लगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको अच्छा न्यूट्रिशन, डाइट और उनके रूटीन वैक्सीनेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि आपको बाहर से एकदम आके अपने कपड़े धोने हैं और खोलने हैं और अपने नहाना है, क्योंकि ये तो एयरबॉर्न रूट से कोविड कोरोना फैलता है। तो अगर वो बच्चे बाहर जाते हैं तो मास्क बहुत जरूरी है, उनकी हैंड सैनिटाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर बहुत जरूरी है, और बाकी सारे सोशल नॉर्म्स का जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी, एक सवाल और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि क्या बड़ों से बच्चों में अगर कोरोना के लक्षण है तो क्या वो कुछ अलग होते हैं? देखिए, बच्चों में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बड़ी अच्छी तरह माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स को एनालाइज किया है। बच्चों में जनरली अभी तक पहले वेव में तो बहुत ही माइल्ड थी और बहुत कम केसेस थे, लेकिन जो वेव 2 आई उसमें हमने देखा बच्चों को भी सिम्टम्स ज्यादा देखे गए। सो माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स अभी भी ज्यादा है। माइल्ड सिम्टम्स में यही है कि खांसी, जुकाम, बुखार, कभी बार वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, कई चीजें ऐसी छोटी जो हम रूटीन कोई वायरल इन्फेक्शन उसी तरह की होती हैं। लेकिन माइल्ड इन्फेक्शंस में उनके सैचुरेशंस नॉर्मल रहते हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे तो अबाउट 94-95 से ऊपर ही रहेंगी। लेकिन जब मॉडरेट डिजीज हो जाता है उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, और उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हैं, तो अगर बच्चा सिक है तो पल्स ऑक्सीमीटर से उसका सैचुरेशन देखना चाहिए। अगर वो 94 से नीचे है तो तुरंत आप अपने हॉस्पिटल या नियरेस्ट आपका जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करें और उसको उनकी कोरोना की और कोविड की टेस्टिंग होनी चाहिए। जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं वो, उसमें एक बीमारी होती है मल्टीसिस्टिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और जो कावासाकी डिजीज एक बड़ी खतरनाक बीमारी को रिजेंबल करती है। उसके केसेस लेस देन 0.1% ही होते हैं, लेकिन वो इतनी सीवियर होती है कि बच्चा एकदम शॉक में चला जाता है, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जैसे ही डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अगर छोटे मोटे भी सिम्टम नजर आए तो डॉक्टर से जरूर संपर्क कर ले, ताकि किसी भी तरह से बचा जा सके। और बच्चों को बचाने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि जो परिजन है वो अपने आप को वैक्सीनेट कर ले। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति का उद्देश्य जनसंख्या घटाना कम और चुनावी एजेंडा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि लोगों की समझ की सबसे बड़ा कानून है, उन लोगों को समझ में आएगा तभी चीजें बदल पाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण नीति, वैक्सीन की कमी और फादर स्टेन स्वामी की मौत सहित कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। देश में एक नई जनसंख्या नीति के नाम पर एक नया विवाद शुरू हुआ है। बीजेपी चाहती है कि 2 से अधिक बच्चे नहीं हो। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको कोई कानून लाकर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत जी, आपकी क्या राय है? देखिए, बातें आ रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो धीरे धीरे चुनावी ये में तब्दील हो रहा है एजेंडे में, और यूपी से ये शुरू हुआ है। और ये मुझे लगता है कि जनसंख्या घटाने का उद्देश्य कम इसमें दिखता है, चुनावी एजेंडा ज़्यादा दिखता है। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि कानून अपनी जगह है, जागरूकता अपनी जगह है, लोगों की समझ सबसे बड़ा कानून है। जब तक लोग में जागरूकता नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होंगे,
तो कई कानून बने, लेकिन कानून तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा मात्र सा ही आज के दिन में देखेंगे आप। कई कानूनों को, सिर्फ इस कानून को नहीं, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जहां कानून होने के बावजूद भी लोग असुरक्षित स्थिति पर हैं। ये कहा जा रहा है कि एक डाइवर्सनरी टैक्टिक्स भी है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये देखिए, जनसंख्या घटाने का उद्देश्य कम, चुनाव का उद्देश्य सबसे अधिक इसमें दिखता है। आपको वैक्सीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? वैक्सीन की स्थिति तो कहा जाए कि चिंता का तो विषय है। अब इस पे राज्य सरकार के हाथ से तो बिल्कुल हर चीज़ कोई भी कंट्रोल में तो है नहीं। ये केंद्र सरकार के ही भरोसे हमें भी इंतज़ार करना पड़ता है, और बिल्कुल बूंद बूंद करके ना आप जियो ना आप मरो वाली स्थिति है। अब इसके बीच में अब तीसरी लहर की बात आ रही है। कई जगह अब तेजी से बढ़ोतरी भी दिखने को मिल रहा है। पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन लगाने के बाद भी वैक्सीन का क्या औचित्य रह जाएगा, समझ से परे। मेरा एक अंतिम सवाल, फादर स्टेन स्वामी का डेथ हुआ, इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? इमीडिएट तो एक आपका रिएक्शन आया था। देखिए, फादर स्टेन स्वामी, मैंने पहले भी कहा, मौजूदा देश की व्यवस्था उसे निगल गई, और कितनी बार उन्होंने गुहार लगाया। वो बीमार भी थे, उम्र तो जो थी ही वो किसी से छुपा नहीं, और जबकि वो उनका कन्विक्शन भी नहीं था, और जो व्यक्ति 4 कदम नहीं चल पाता हो या 4 कदम चलने की स्थिति पे ना हो, उसके प्रति कानून का इस तरीके का रवैया मुझे नहीं लगता है कि ठीक होगा। अगर ये कानून को बोलते हैं कि कानून अपना काम कर रही है, तो ऐसा काम कर रही होगी तो मुझे नहीं लगता है कल कानून को लेकर लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था बचेगी। ये तो शुरुआत है, ना जाने और कितने लोग इसके बलि चढ़ेंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि आज के दिन में भारत सरकार के विरोध में बोलना मतलब बिरनी के खोते में हाथ डालने का। ऐसा भी डर लगता है? देखिए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तो हमेशा से लड़ते रहे हैं, और ऐसे विपरीत परिस्थिति में हम हमेशा जो गलत चीज़ें हैं उसके विरुद्ध हम लोग का आवाज़ हमेशा बुलंद रहा है। हम लोग को तो शुरू से ही, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय गुरुजी तो इस चीज़ से ही उभर के आए हैं। कितनी बार इनको जेल में डाला गया, कितनी बार सीबीआई ईडी करके इनको तबाह परेशान किया गया, लेकिन क्या वो अंतोगत हुआ? लेकिन आज भी कुछ जो खुराफात तत्व हैं वो लगे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, हम लोग इससे घबराने वाले नहीं। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, जिनमें से चुन सकते हैं आप अपनी पसंद की खबर। तो सबसे पहली खबर है, क्या कांग्रेस कर रही है लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी? गांधी परिवार से प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं। दूसरी खबर पंजाब से, क्या चुनाव से पहले कोई नया खेल कर सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू? ये एक सवाल उठ गया है। तीसरी खबर, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन यूपी में कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई है। चौथी खबर जोमेटो की है, जिसका आईपीओ आज से आ गया है और बाजार में इसकी मजबूत डिमांड देखी जा रही है। पांचवी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ते जो केस हैं कोरोना के, वो चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाइए, इस पोल में हिस्सा लीजिए, चुनिए अपनी पसंद की खबर। उस खबर को हम आपको दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।